वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, यानी बुनकर जो लोहे का काम करते हैं और फैक्ट्रियों के मालिक। इसमें हम हर तरीके के सवाल लेंगे, यानी हम एमसीक्यू भी लेंगे, सही गलत भी लेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी लेंगे। कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों के जरिए हम पूरे चैप्टर को कवर करें और चैप्टर या अध्याय को समझने की कोशिश करें। डैश क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। यूरोप में ऐसा कौन सा कपड़ा था जिसका बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा बाजार था? उत्तर है शिंड्स। अब इन चित्रों में आपको उत्तर मिलेगा। यहां पर देखिएगा कि ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये है शिंड्स। शिंड्स मतलब होता है कि जिसमें छींटे, जैसे आप किसी को सुबह उठाते हैं और पानी लेके, आपकी मम्मी खास तौर पे आपके मुंह पे छींटे मारती है, तो ऐसे छींटों वाले कपड़े, छींट शब्द से ही, छींट हिंदी शब्द से ही ये शिंड्स आया है। और यहां पर आप फ्लोरल डिजाइन देख रहे हैं, यानी एक फूल पत्ती है, छोटे 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 फूल पत्तियों के डिजाइन है, और यही बड़े फेमस थे। यहां पर भी आपको बताया गया है, ये काफी इसकी मांग थी यूरोप के बाजार में। Women and men who carried basket loads of iron ore on their heads were called। कौन से लोग थे, कौन से समुदाय से वो लोग आते थे जो गुजर रहे थे और इनके सर पे, इनकी जो टोकरियां थी उसमें लोहा या कहें कि लौह अयस्क, आयरन ओर भरा हुआ था? कौन लोग थे? उत्तर है अगरिया। ये एक समुदाय है। यहां पर आप देखें, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि दो साहब हैं, और ये जो दो साहब हैं ये निकले लोहा इस्पात का काम करने के लिए या फिर उसका उद्योग स्थापित करने के लिए। इन साहब का नाम है दोराबजी टाटा, ये साहब है चार्ल्स वेल्ड। ये दोनों साहब जो हैं वो निकले, छत्तीसगढ़ घूम रहे थे। ये दोराबजी टाटा बहुत बड़ा नाम है, और ये इससे भी बड़ा नाम है जमशेदजी टाटा, तो ये इनके बड़े बेटे थे। अब ये लोग जा रहे थे, बहुत दिनों से ये बेचारे इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली एक बार इनको कुछ लोग जाते हुए मिले, उनके सर पे भरा हुआ था आयरन ओर, मतलब उनकी टोकरियों में। तो इन साहब ने पूछ लिया, भाई कहां से ला रहे हो? तो ये जो लोग आप देख रहे हैं छोटे से चित्र में, ये है अगरिया। ये मध्य प्रदेश का एक ट्राइब है, मतलब जनजाति है, और इनका ट्रेडिशनल काम आयरन स्मेल्टिंग का, इनका काम ही आयरन स्मेल्टिंग का काम है, मतलब लौह प्रगलन का काम, लोहे को निकालना लौह अयस्क से। फिर इन्होंने इस बात को जाना, फिर जैसे इनसे पूछा कि भाई कहां से ला रहे हो, तो एक ने उंगली कर दी, कि उंगली मतलब ये बताया कि इंडिकेशन की, ये देखिए यहां पर है। तो जैसे ही उंगली उठा के उन्होंने जो जगह दिखाई वहां ये फटाफट पहुंचे, और यहां पर पहुंचे तो इसका नाम था, ये जो जगह देख रहे हैं ये है राजहारा हिल्स। क्या है? राजहारा हिल्स। तो ये जो राजहारा हिल्स है, इस पे जो लोह अयस्क मिला, इसमें आयरन और मिला, चार्ल्स वेल्ड साहब ने देखा, अपने हाथों में उठाया और नजर घुमाई। इन्होंने कहा, क्योंकि ये बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, भू वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा दोराब जी, हमको जो चीज मिली है ना, ये विश्व में सबसे बढ़िया चीज मिली है। वो अलग बात है कि इसका उपयोग ये नहीं कर पाए। यहाँ का जो राजहारा हिल्स का जो लोहा अयस्क है वो भिलाई स्टील प्लांट को गया। फिर इन्होंने यहाँ पर जमशेदपुर की स्थापना की, उसका भी सवाल आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर यह नाम है उनका समुदाय का। In which century did the India's textile industry decline? टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की, मैं बहुत पहले ले जाऊंगा आपको, 16वीं शताब्दी से भी पहले की बात है। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल, हिंदुस्तान का कपड़ा उसकी गुणवत्ता के कारण, फाइन क्वालिटी के कारण, और उसमें जो कशीदाकारी होती थी, जो एक बहुत फाइन काम, एम्ब्रॉयडरी होती थी, उसके लिए पूरे विश्व भर में फेमस था। लेकिन कुछ कारणवश इसका पतन हुआ, कम हुआ। तो कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 19वीं सेंचुरी। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण आपको बता देता हूं, क्योंकि जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो यहां पर टेक्सटाइल बनना शुरू हुआ। टेक्सटाइल एक तो कम कीमत का था, यानी कि लो कॉस्ट, और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, यानी कि प्रोडक्शन बहुत की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो ये सारे जो है यहां से पैदा होके यूरोप जाते थे, अमेरिका जाने लगे, और इंडिया भी आने लगे। तो जब यहां पर आप ये सब सामान लाद देंगे, फ्लड कर देंगे, तो यहां के लोग तो हाथ से काम करते थे, ऐसी मशीनरी तो थी नहीं यहां पर, तो ये सस्ता माल था और विलायती माल था, तो लोगों ने इसको पसंद किया। लेकिन मैं बताऊं, 1/3 फिर भी हैंडलूम, हथकरघे हिंदुस्तान में चलते रहे।
टिस्को एक्सपैंडेड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग दी। अब उसी कहानी पे मैं दोबारा लौटता हूं। हुआ ये कि इनको ये पता तो चल गया था कि साहब ये राजहारा में है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर ये अपनी ये फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते थे। उसका कारण ये था कि यहां पर पानी नहीं था। पानी लौह अयस्क या आयरन एंड स्टील फैक्ट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत दिन ढूंढे, फिर एक जगह इनको प्राप्त हुई और उस जगह को इन्होंने खाली किया, फॉरेस्ट को हटाया और वहां पर एक अपना संयंत्र लगाया, या कहें कि आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लगाई। उसको पहले फैक्ट्री कहा जाता था। और फिर जब ये लगाई और इसने 1912 में प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1912 में प्रोडक्शन शुरू किया तो सवाल अगर आप देखें तो स्टील प्रोडक्शन कब इन्होंने बढ़ाया। 1912 में आपको बता रहा हूं, इन्होंने टिस्को ने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया, लेकिन कब इसका प्रोडक्शन, कब इनकी जगह को बढ़ाना पड़ा, यानी इन्होंने जो ये फैक्ट्री बनाई इसको एकदम ये कहें कि बहुत जल्दी में इनको बढ़ाना पड़ा। उसका कारण ये था कि पहले 1914, अभी बताता हूं क्या है, 1912 में जब ये आए तब यहां पर ब्रिटेन का माल आता था, ब्रिटेन का आयरन एंड स्टील। लेकिन हो क्या गया कि ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मतलब वो कूदा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी एक बहुत बड़ी पार्टी थी। तो हुआ ये कि ब्रिटेन से जो आयरन स्टील था वो जा रहा था यूरोप, वो जा रहा था उन लोगों के लिए जो वहां लड़ रहे थे, या कहीं आर्मामेंट बनाने के लिए, शेल्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जा रहा था। तो आयरन एंड स्टील हिंदुस्तान में आना कम हो गया ब्रिटेन का, और उसके बाद ब्रिटेन को और जरूरत पड़ी। तो ये गए इनके पास, जिसको ये मानते थे कि ये हिंदुस्तान में अच्छा लोहा नहीं बनाया जा सकता, इस्पात स्टील नहीं बनाया जा सकता, उनके पास ये गए, इनसे कहा कि भाई हमको शेल बना के दो, गोले बना के दो, हमको जो हमारे कैरेज वैगन्स हैं, रेलवे के वैगन्स है, बाकी वैगन्स ऑटोमोबाइल्स के, इसके हमको आप व्हील्स बना के दो, टायर बना के दो, ये इनसे कहा गया। रेलवे लाइन क्योंकि बिछ रही थी, रेलवे लाइन की भी बात की गई। तो एक जमाना ऐसा आ गया 1919 तक कि टाटा एंड स्टील कंपनी का 90% माल जो भी ये पैदा करते थे ब्रिटिश खरीद लेते थे। तो उत्तर क्या है इसका? प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पोर्चुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ, देखिए पोर्चुगीज या कोई भी अगर यहां पर नाम काट के मैं कोई भी लिख दूं, आप ये समझ लीजिए कि सब के सब स्पाइसेस के लाए थे। ये तो आप दिमाग में डाल लीजिए। हिंदुस्तान का जो ब्लैक डायमंड यानी कि जो हमारा पेपर है, और पेपर जो हर जगह इतना फेमस हो गया, उसके साथ इलायची, उसके साथ कार्डमम, उसके साथ लौंग, इलायची, जायफल, पत्ती, ये वो जो भी आप इसमें खड़े मसालों में जानते हैं, उसकी बड़ी मांग हो गई वहां पे। तो लोग इसके लिए सर्च में आते थे कि भाई हमको तो वहां जाना है, यहाँ तो कमाल चीज मिल रही है। अब हुआ ये, कहानी मैं आपको बताता हूं। ये है कालीकट। यहां पर वास्को डी गामा साहब आए, और पहली बार जब वो आए तो उन्होंने तो पता कर लिया, फिर उसके बाद पोर्चुगीज आने लगे। वो अलग बात है कि गोवा में उन्होंने सेटअप बनाया, लेकिन सबसे पहले वो कैलीकट आए थे, इसीलिए कपड़े को जाके उन्होंने कैलिको कहा। यहां पर जब आए तो उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा ये लोग दे रहे हैं। स्पाइसेस तो वो लेके गए, साथ में स्पाइसेस के अलावा, मसालों के अलावा वो कपड़ा भी ले गए, जिसको उन्होंने वहां जाके कैलिको कहा। तो जो कपड़ा था उसी की बात हो रही है कि स्पाइसेस तो लेने आए, लेकिन स्पाइसेस के साथ कपड़ा भी लेके गए। लेकिन आपका उत्तर स्पाइसेस रहेगा। What things did Portuguese take back to Europe? अब क्या लेके गए वो? देखिए उत्तर, यहां पर आपका स्पाइसेस नहीं है, ऑप्शन है ना, स्पाइसेस ऑप्शन नहीं है। और मैंने आपको जो कहानी बताई उसमें क्या था कि जब वो आए तो वो तो आए थे तो स्पाइसेस के सर्च में, लेकिन जब यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कमाल है भाई, ये जो कपड़े हैं जो यहां पैदा कर रहे हैं लोग या बना रहे हैं, ये तो कमाल है, ये तो हमें ले जाना चाहिए। और जब ये वापस ले गए तो इसी को कैलिको कहा गया। मैं आपको जरा कैलिको दिखाऊं, शायद इसका सवाल आएगा, लेकिन मैं आपको जरा कैलिको के बारे में जरूर दिखाना चाहूंगा। आप देखें, ये जो कपड़े आप देखेंगे, ये वाला बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। आप देखिए ये कैलिको है, ड्रिल कैलिको से लेकर वाइड विड्थ कैलिको तक। तो इसकी अलग अलग श्रेणी है, इसकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग क्वालिटी है। इसी क्वालिटी से वो अभिभूत होके, खुश होके ले गए। अगला सवाल बनता है, टीपू सुल्तान स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ। टीपू सुल्तान साहब बहुत बड़ा नाम है। ये क्या थे? मैसूर के शासक हुए। इनके पहले इनके पिताजी, उनका नाम था हैदर अली, वो भी यहाँ के शासक रहे। बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तानी इतिहास में, क्योंकि ये इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया
मतलब ऐसा लोहा नहीं है, लड़ाई की। 4 लड़ाई लड़नी पड़ी। किनको किनको? टीपू सुल्तान से अंग्रेजों को 4 लड़ाई लड़नी पड़ी, तब वो टीपू सुल्तान को मार पाए। अब इनका चेहरा दिखाता हूं। ये स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ, अभी आपको बताऊंगा किससे बना हुआ है। मैं आपको पहले इन साहब, एक बहुत बड़ा नाम है ये, इनका चेहरा दिखा दूं आपको। ये साहब है टीपू सुल्तान, ठीक। और ये जो टीपू सुल्तान साहब है, इनकी जो स्वॉर्ड थी, इनकी जो तलवार थी, उसमें कुछ खास बात थी। उसमें खास बात ये थी कि वो बनी हुई थी इससे, ये ऐसी थी वो, वुड्स, नाइस वुड्स। वुड्स जो है WOOTZ, ये बनी थी वुड्स की। और वुड्स क्या था कि आयरन के साथ चारकोल, यानी कि इसमें कार्बन कंटेंट आ जाता था। और इस कार्बन के कारण, कार्बन भी एक एलिमेंट है, आयरन तो मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। जब ये कंबाइन होते थे, जब ये मिक्स होते थे, उसके बाद जो धार आती थी, मतलब अगर कोई आदमी है और उसने आर्मर भी पहना हुआ है, लोहे के कपड़े पहने हुए हैं, तो टीपू सुल्तान की तलवार इसको भेद जाती थी। तो ऐसा जबरदस्त चीज जो आपने बनाई है, वो कैसे आती थी? वुड स्टील से। इसको अलग अलग भाषा में उक्कू इस तरीके से कहा जाता था, उसी का एंग्लिसाइज्ड वर्ड है ये वुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द नेम ऑफ इंडियन टेक्सटाइल? इंडियन टेक्सटाइल का कौन सा इसमें नाम नहीं है? देखिए मैं आपको दिखाऊंगी इंडियन टेक्सटाइल के क्या क्या नाम है, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नहीं है इसमें। देखिए, शिंट्स छींटों से बना हुआ है, कोसा बंडाना बांधना, जैसे साड़ी बांधते हैं, लुंगी बांधते हैं, उससे बना हुआ है। कासिम बाजार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चारपुर, ये जो नाम है वो वहां के नाम है जहां से ये कपड़ा आता था। तो जिनके नाम नहीं बन पाया वो जगह के नाम से जाने जाते थे। इसमें आपको अगरिया तो मिल रहे हैं, मैंने आपको अगरिया दिखाया था। ये तो कम्युनिटी है, ये तो एक ट्राइब है जो काम करती थी आयरन स्मेल्टिंग का, लोहा प्रगलन का। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे अगरिया, ये नहीं है। माइकल फैराडे स्पेंट 4 years इन स्टडिंग। अब बात यह है, मैंने आपको जो कहानी बताई उससे आपको समझ में आ गया होगा कि वुड स्टील कुछ अलग ही था। मतलब पूरे विश्व में इसने धाक जमा दी थी, क्योंकि बहुत जगह ये इसका एक्सपोर्ट भी होता था। तो एक बहुत बड़े साहब हुए जिन्होंने बिजली की खोज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की। वो साहब जो है वो है माइकल फैराडे साहब। माइकल फैराडे साहब ने, मैं आपको इनका ईयर बताता हूं, इन्होंने इस वुड स्टील को समझने, और इसको पढ़ने और इसके बारे में रिसर्च करने में 4 साल लगाए, 1818 से लेकर 1822 तक। माइकल फैराडे, वुड स्टील, इसके लिए। तो क्या हुआ इसका उत्तर? द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स। हिंदुस्तान में जो साउथ इंडिया में खासतौर पे वुड स्टील, वुड इस्पात जो बनाया जाता था पूरे साउथ इंडिया में, उसकी धाक, उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए इन्होंने 4 साल लगाए। Which place in India had one of the finest ores in the world? कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे बेहतरीन लौह अयस्क पैदा करती है? तो आपको मैंने वो जगह दिखाई है, मुझे बताइए क्या नाम है। अभी भी बताया था मैंने। उत्तर है राजहारा हिल्स। क्या है ये? राजहारा हिल्स। उत्तर हो गया इसका राजहारा हिल्स। यहीं से भिलाई स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जैसे बोकारो का स्टील प्लांट है, दुर्गापुर का है, ऐसी भिलाई स्टील प्लांट है। वहाँ बाकायदा एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अगर आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि पहले अगर रायपुर से जाते हैं, पहले दुर्ग पड़ेगा, उसके बाद आपका ये भिलाई आता है। बहुत ही बढ़िया जगह है, शानदार, और एक बाकायदा टाउनशिप बनी हुई है। तो राजहारा हिल से वहां पर जाता था। स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय, स्पिनिंग जेनी। आइए साहब, ये है स्पिनिंग जेनी। कौन सी स्पिनिंग जेनी? ये है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जो है वो ऐसा था कि पहले ना एक आदमी, जैसे हमने महात्मा गांधी जी की तस्वीर देखी है, एक सूत काटना, मतलब पहले आप कॉटन लेंगे, उससे धागा बनाएंगे, धागा से फिर कपड़ा बनेगा। तो एक स्पिंडल में एक आदमी एक बार धागा बना सकता था। यहां पर इन्होंने क्या किया, जॉन विलियम खे साहब ने कमाल कर दिया। इन्होंने ऐसा कुछ बना दिया कि अगर ये व्हील को घुमाइए ना आप, तो एक साथ ये तकलियां कहते हैं इसको, तकलीट, हिंदी में तकली, अंग्रेजी में टकली बोलेंगे इसको। तो ये जो टकली थी ये एक साथ घूमती थी। तो एक साथ अब बहुत सारे टकलियों पे जो धागा है वो स्वर्ल कर सकते थे, घुमा सकते थे, बना सकते थे। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिसमें एक साथ स्पिंडल जो मैं टकली कह रहा हूं, उसमें आप धागे स्पन कर सकते हैं, यानी कि इसमें घुमा सकते हैं। मतलब इसमें जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो मांझा नहीं घुमाते हैं, उस तरीके से एक साथ ये घूमते थे जब ये व्हील आप घुमाते थे। तो इसका नाम, इन साहब का नाम क्या हुआ? जॉन विलियम खे, जॉन खे नाम है इनका।
अब हम मिलान करेंगे। स्पिनिंग जेनी अभी अभी हमने देख लिया, तो पहले इसको मिला लेते हैं। तो स्पिनिंग जेनी क्या हुआ, वो मशीन जिसमें एक ही आदमी बहुत सारे स्पिंडल पे धागा घुमा सकता है, एक बार में बना सकता है। औरंग का मतलब यह है कि इसको हम वर्कशॉप भी कहते हैं या गोडाउन भी कहते हैं, वेयर हाउस भी कहते हैं। उस जमाने में ये पर्शियन वर्ड है, जो औरंग है पर्शियन वर्ड है। तो किससे मिलाएंगे, देखिए जरा किससे मिल रहा है। अ पर्शियन वर्ड मीनिंग वेयर हाउस, गोदाम, गोदाम फारसी शब्द है ये। मतलब स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ, स्मेल्टिंग का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपने चट्टान लाई, चट्टान को गर्म किया जाए, हर एक मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेटल निकल के आ जाएगा। इसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन कहते हैं हिंदी में। तो उत्तर क्या है, अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम आयरन ओर, मतलब मेटल को निकालना किससे, आयरन ओर से या किसी भी ओर से, किसी भी अयस्क से धातु को निकालना। बेलोज, बेलोज अ डिवाइस दैट कैन पंप एयर। अब मैं बेलोज दिखाता हूं आपको, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिएगा, आप देखें कि यहां पर एक ये है बेलोज। यहां एक साहब बैठे हैं, इनके हाथ, ये दोनों हाथ यहां हैं इनके। अब इनके पास एक बैग नुमा एक कहें कि वस्तु है। ये क्या करते हैं, जब इसको उठाते हैं तो इस बैग में हवा भर जाती है, तो ये दबाते हैं तो हवा निकलती है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर चारकोल को जला के रखना है, कोल को जला के रखना है और लोहे का काम करना है, तो आपको इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा ताकि कंटिन्यूअस आप हवा देते रहें। तो बेलोज का काम, इसको हिंदी में कहते हैं धौंकनी। क्या कहते हैं, धौंकनी। औरतें ज्यादा काम किया करती थी इसमें, मोस्टली औरतें ही किया काम करती थी। हिंदी में बेलोज हो गया जिससे हम हवा छोड़ते हैं। स्लैग हीप्स, स्लैग हीप क्या होता है, जैसे ये आयरन ओर हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इससे आपने आयरन निकाल दिया स्मेल्टिंग करके, यानी प्रगलन करके। अब क्या बाकी बचा, जो भी बाकी बचा उसको हम कहते हैं स्लैग हीप, यानी धातु मल, धातु मल कहते हैं इसको हिंदी में। तो क्या उत्तर हो गया इसका, कहां से मिलाएंगे, क्या बचा आपके पास, यही है, द डंप ऑफ वेस्टेज विच इज लेफ्ट आफ्टर स्मेल्टिंग मेटल्स। एक बार स्मेल्टिंग कर लिया आपने, प्रगलन कर लिया, उसके बाद जो बचता है वो स्लैग हीप हो गया। अब जामखानी नहीं है, जामदानी है, ध्यान रखिएगा, इसको डी कर देता हूं मैं। जामदानी क्या हो गया, एक बहुत बेहतरीन फाइन मसलिन। मसलिन कहां से शब्द आया भाई, मसलिन शब्द आया है मोसुल से। मोसुल क्या है, मोसुल जो है एक जगह है आपके इराक में। तो सबसे पहले यूरोपियंस ने जो हमारा कपड़ा है, बेहतरीन कपड़ा, वो मोसुल में अरब जो व्यापारी थे उनके पास देखा, तभी से उसका नाम मसलिन रख दिया, क्योंकि मोसुल में देखा था। तो ये एक तरीके का सूती कपड़ा ही है, बहुत शानदार कपड़ा। मतलब ऐसा कि एक रिंग आप निकालिए उंगली से और इसमें कपड़ा पास कर दिए तो पास हो जाता था। जामदानी दिखाएं आपको, जामदानी क्या अपने पास जामदानी है क्या, जामदानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जामदानी आपको ये जरूर दिखा देता हूं मैं। यहां पर देखा था इन्होंने, जो इराक है ना, इसका मोसुल एरिया ऊपर वाला, तो यहां पर पहली बार यूरोपीय लोगों ने पहली बार देखा था कि अरब लोगों के पास एक कपड़ा है, बेहतरीन कपड़ा, और ये कपड़ा कहां से आया है, हिंदुस्तान से। तो ये साहब मिला लिया मैंने, इसको आप चेक कर लीजिए। सही गलत का फैसला करते हैं। द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस वॉज वाइडली नोन इन नॉर्थ इंडिया। थोड़ा गलत हो गया है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, जो वुड स्टील है उसका काम मोस्टली अगर आप देखें तो सदर्न इंडिया में होता था। ये जो इलाका है ना यहाँ पर, क्योंकि टीपू सुल्तान से रिलेट करिए, टीपू सुल्तान कहाँ के थे, मैसूर के। मैसूर कहाँ आता है, साउथ इंडिया में। गलत हो गया है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरत डिक्लाइन इन दी 18th सेंचुरी, बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसीज बनाई। प्रेसिडेंसीज क्या थी, मेड्रास, चेन्नई हो गया, अब कैलकाटा, कोलकाता हो गया, और एक और क्या है, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, एक बॉम्बे कर देते हैं, मुंबई। अब हुआ ये कि इनका मेन ये था कि मद्रास एक पोर्ट था, कलकत्ता भी एक पोर्ट था, बंदरगाह था, बॉम्बे भी एक पोर्ट था, सूरत इसके पास में था। लेकिन फिर से सूरत की डिक्लिनेशन हो गया इसी तरीके से, और बॉम्बे मेन पोर्ट बन गया। तो सूरत जो है ना, धीरे धीरे इसकी जो बेसिक ये सबसे पुराना बंदरगाह था, जहां से लोग आना जाना करते थे, आयात निर्यात करते थे। यहां से ही लोग हज में भी जाते थे उस जमाने में। लेकिन अब ये खत्म हो गया धीरे धीरे, क्योंकि प्रेसिडेंसी इसके हिसाब से बना दिया ना, अब इसकी वक्त नहीं रही। बॉम्बे आ गया। चरखा वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ द ट्राई-कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। बिल्कुल सही है। देखिए हुआ ये था
कि चरखा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब हमारे यहाँ टेक्सटाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि क्योंकि हमें आज़ादी किसने दिलाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने हमें दिलाई है। तो ये जो सेंटर है ना, इनका ये जो फ्लैग है वो भी वहां से थोड़ा बहुत लिया गया है, थोड़ा बहुत क्या मतलब ऑलमोस्ट ही लिया गया है। इसके सेंटर में चरखा डाल दिया गया 1931 में। इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट हो गया चरखा, क्योंकि गांधी जी भी चरखा काटते थे और चरखा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट थी हमारे देश के लिए कि इन्होंने बीच में डाल दिया। सही हो गया। टीपू सुल्तान फॉट 7 वॉर्स विथ ब्रिटिश। अभी मैंने आपको पहले बताया 4 वॉर हुए थे, चौथे में ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को मार दिया, बेचारे वो तलवार लेके मरे। मतलब अपने देश की आन बान शान को रखने के लिए टीपू सुल्तान ने जो काम किया, सलाम है टीपू सुल्तान आपको। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर टिल 1812। ये तो गलत हो गया। अब ये क्या सही है ये आप मुझे बताएंगे। ओके। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल शुगर इंडस्ट्री वॉज फोकस्ड। बिल्कुल गलत है। शुगर इंडस्ट्री तो कहीं बहुत दूर दूर तक नहीं आई, बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेन था, उसके बाद फिर आयरन एंड स्टील आ गया जाते जाते उनका जो समय था। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इन द मिड 19th सेंचुरी क्या हो गया? 1850 के करीब, है ना। पटोला वॉज हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया। पटोला दिखाता हूं आपको। पटोला जो ऐसा कपड़ा था जितना बेहतरीन, ये पटोला था क्या? ओ, या तो मसला हो गया। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कपड़ा है ये पटोला है। मैंने आपको शायद जो बताया था छींट, वो गलत हो गया, ये पटोला है। ये जो पटोला था ये कपड़ा इंडोनेशिया में जाता था और इंडोनेशिया की जो संस्कृति है, वहां की जो कल्चर है, उसमें ये कपड़ा जो है रच बस गया, पटोला। तो ये है पटोला साहब, ठीक है। ये शीट नहीं है, मैंने आपको शीट बताया था, लेकिन शीट कुछ इसी तरीके से है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है ये फ्लोरल डिजाइन है, लेकिन जो छींट वाले कपड़े होते हैं उसमें छींटे की तरह होती है चीजें, वो आपको दिखा देता हूं, ठीक है। माय बैड, माय मिस्टेक। शीट ये हुआ, क्लियर है। तो अभी एक चीज मैंने बता दी, ये पटोला है, ये शीट है, ठीक है, ध्यान रहेगा। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ओके। डैश बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद द ब्रिटिश रूल। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन। कब हुआ था फर्स्ट कॉटन मिल? हुई थी 1854। कहां हुई थी बताएंगे जरा? बॉम्बे में। उसके बाद तो बॉम्बे में 84 मिल्स आ गई, मोस्टली पारसीज और जो गुजरातीज थी उन्होंने इसको खोला, और खासतौर पे चाइना इसको एक्सपोर्ट करते थे। 1854 है ना। डैश स्लोली बिकम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। खादी, खादी, खादी। आज देखिए सारे नेता खादी पहनते हैं। माइकल फैराडे वॉज द डिस्कवरर ऑफ डैश एंड डैश, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि बिजली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी क्या होता है मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। ये शीट है, ये पटोला है, ध्यान रहेगा। यहां थोड़ा सा मैंने घपला किया है, तो ये ठीक करेंगे इसको। ये आपका क्या हो गया? पटोला है, ये छींट है।